गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै देवो गुरु नमः। ये गुरुओं के जो हमारे आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने अपने गुरु की स्तुति में ये श्लोक गढ़ा था। मैं इससे आप सभी लोगों का, क्योंकि आप सभी गुरु हैं, अभिनंदन करता हूं। दैनिक नवज्योति की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आपका इस्तकबाल करता हूं। दैनिक नवज्योति राजस्थान का पहला अखबार है जिसने इस तरह के वर्चुअल शो आयोजित किए हैं। मैं केवल राजस्थान के संदर्भ में ये बात कर रहा हूं और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय देकर इसमें भाग लेने की मंजूरी दी है। तो मैं इस कार्यक्रम की कार्यक्रम आप लोगों को पहले भेजा गया था, जैसे कि पता है ये है ऑनलाइन क्लासेस पे ये टॉक शुरू है ये, और मैं इसका आगाज जो है वो एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी आरपी सर से शुरुआत करना चाहूँगा। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ऑनलाइन एडमिशन जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कॉलेजेस में भी शुरू हो चुकी है और उसके बाद अभी हालांकि क्लासेस कब से होंगी ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन शीघ्र ही ये होने वाली है ऐसी संभावना है। तो सर, आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉलेजेस लेवल पे क्या तैयारियां की हैं आप? हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं। सबसे पहले मैं चौधरी दीनबंधु जी साहब को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये पटल तैयार किया। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो दैनिक नवज्योति है इस तरह के नवाचार करती रहती है और बहुत ही नए इशूज पर डिस्कशन भी करती है जी। इसके लिए साधुवाद है नवज्योति से जुड़ी हुई पूरी टीम को। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी एक प्रश्न आपने मुझसे किया है, वैसे प्रश्न तो मेरे पास आ चुके हैं चारों जी। ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो कितनी प्रासंगिक हैं? जी जी। दूसरा प्रश्न मैनेजमेंट की जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो क्या हैं? और तीसरा पॉइंट आया है कि जो टीचर्स को अप टू डेट कैसे किया जाए, अपडेट जी। गुरु शिष्य का जो भावनात्मक रिलेशन है वो बरकरार कैसे रखा जाए जी। ये चारों बिंदु दिए गए थे आज की वार्ता के। यहाँ के पहले बिंदु के संदर्भ में आपने मुझसे बातें की है जी। तो मुझे पहले बताइए कि हम बोलें या आप क्वेश्चन करेंगे हमसे? नहीं, पहले आप बताइए, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। मैं आप जवाब दीजिए कि आपकी क्या तैयारियां, कॉलेजेस में क्या तैयारियां? देखिए, हमारी तैयारियां ये हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में दो तरह के कोर्सेज चल रहे हैं जी। एक कोर्स चल रहे हैं कन्वेंशनल, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता जी जी। एनुअल एग्जामिनेशन जिसकी होती है जी। और एनुअल एग्जामिनेशन हमारे यहाँ शुरू हो चुकी थी और उससे पहले प्रिपरेशन लीव भी हो चुकी थी जी। तो इस तरह की क्लासेज हैं जो क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी थी कोरोना से पहले जी। उनकी परीक्षा की तैयारी है और परीक्षा के लिए वो बच्चे अब तक पूछते रहते हैं जी। दूसरा सेमेस्टर सिस्टम है जिसकी हमारा परीक्षा खत्म हो चुकी थी, उसके रिजल्ट्स भी आ गए। उनके नेक्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा से पहले जो तैयारी होती है और पढ़ाई होती है ऑनलाइन उसकी हमने कराई है जी। और ये कोरोना पीरियड में सभी सेमेस्टर सिस्टम का जिन सब्जेक्ट्स में है उन सब्जेक्ट में सबकी पढ़ाई की गई है जी जी। और उनका फीडबैक भी मुझे आता रहा है जी। हमारे नोडल अधिकारी उनके पास फीडबैक और डिटेल आ गया है जी। और हमारे यहाँ लगभग 80% पाठ्यक्रम इससे पूरे कर दिए गए हैं। ओके। ये सेमेस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी कैंपस में चलता है और डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं उसमें पीजी सेक्शन जहाँ पर हैं जी जी, साइंस के पीजी जी, उनमें है तो सभी जगह ऑनलाइन पढ़ाई हमारे यहाँ हुई है, हो रही है और हो रही है जी सर। सर, एक सबसे बड़ी व्यवहारिक चीज रूरल एरियाज में जैसे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं अपने जैसे लैपटॉप वगैरह इस तरह की, तो क्या ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है क्या रूरल एरियाज में? देखिए, ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम ये बहुत अधिक यूँ नहीं है कि आप रूरल एरिया में जाइएगा जी तो फोन यूज करते हैं बच्चे, एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, यूज करते हैं, ऐसा कोई रूरल एरिया में नहीं जिसको फोन ना हो। ओके। और फोन अच्छे भी हैं और ऐसी इससे कुछ बच्चों पर फोन है भी नहीं, लेकिन ये जो साइंस के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जी, ये अपडेट हैं
जी 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 इन पर सभी तरह के फोन हैं, और कॉलेजों में समस्या होती तो हमसे पूछते, कहते हमसे वो। जी जी तो उसमें ऑनलाइन क्लासेज में कोई समस्या ऐसी विशेष आई नहीं है, जी और ऑनलाइन पढ़ाई बड़ी सक्सेसफुल हुई है कोरोना पीरियड में, जो जी चल भी रही है अभी। जी जी। तो मेरा तो ये अपना एक्सपीरियंस आपसे कह रहा है। ओके। अच्छा सर, आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे क्या टीचर्स को अपडेट करने का, क्योंकि ये सबके लिए नया एक्सपीरियंस था, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं पहले जनरली होती नहीं थी, अब ये नया एक्सपीरियंस है, तो क्या आपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर्स को अपडेट करने के लिए कोई प्रोग्राम, कोई वेबिनार देखिए, वगैरह? ऐसा है, एक शब्द है, किम न करो तो विमुक्षित है। जी जी जी। भूखा आदमी क्या ना करे। क्या ना करे। और कोरोना पीरियड ने ऐसी चीजें सिखा दी सिखा हैं दिए हैं, जो बिल्कुल हम बिल्कुल। कभी सीखने के लिए अरुचि रखते थे। जी 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 मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूँ इस पर, जी अपने लैपटॉप से, जी मैं खुद अरुचि रखता था। जी जी और उसके पीछे कारण था जी कि जब हमें अवेलेबल हैं कंप्यूटर के लोग लगातार काम करने के लिए ऑफिस में, सब जगह, तो जी। हम क्यों प्रयास करें। बिल्कुल लेकिन हमने प्रयास किया और हम भी सीख गए। बिल्कुल। इसमें अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि यूजीसी की कई ऐसी चीजें हैं जी जो कई अब क्या कहते हैं, वो है क्या कहते हैं, डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस के माध्यम से अप टू डेट आराम से हो सकते हैं, हम लोग जी जी अपडेट हो सकते हैं। जी और डिजिटल सामग्री आराम से मिलती है हमारे यहाँ। जी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मूक्स है, ईपीजी पाठशाला है, जी और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। जी ऐसे कई डिवाइसेस हैं, कई उस तरीके कई फैसिलिटी दे रखी हैं यूजीसी ने, जो जी इन प्रैक्टिस हैं कि हम उसमें अपडेट हो सकते हैं सिलेबस के माध्यम से, जी जी कोर्सेज के माध्यम से। जी तो दूसरा, जो हमारा कोर्सेज, हमारे प्रेस्क्राइब कोर्सेज गत वर्षों से हैं, जी उन कोर्सेज के कंटेंट को तो पढ़ाते ही थे हम। जी तो पढ़ाते तो उसको अब ऑनलाइन पढ़ा दिया हमने। जी। तो ये कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है, आई नहीं है। और अपडेट होने में कोई समस्या सहज रूप से ये एक्सेप्ट कर लिया गया, जो जी परिवर्तन था। जी जी हाँ, ये मैं मानता हूँ, कन्वेंशनल कोर्सेज जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, उनमें अब जो नया हम तरीका अपना रहे हैं कि इस बार से हम चॉइस क्रेडिट सिस्टम लागू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जी आर्ट्स में और साइंस में और कॉमर्स में। जी तो जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं वो सेमेस्टर में बांट दिए गए बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा। जी तो वो प्रोसेस हमारा शुरू होगा जुलाई के बाद। जी तो उसमें थोड़ा माइंड सेट जो टीचर्स के बने हुए हैं, जी। उनको थोड़ा परिवर्तन करेंगे और कार्यशाला लगाएंगे अपने यहाँ। ओके। एक कार्यशाला रखेंगे हम जी अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में, जी और कार्यशाला में सबको अपडेट कर देंगे जी कि कैसे डिजिटल प्रयोग किया जा सकता है जी। ऐसे क्राइसिस में। ओके सर, ओके सर। सर, मुझे पूर्व में ये जानकारी मिली थी कि आज आपको कहीं दूसरी जगह भी आपको प्रोग्राम या जाना है, तो क्या ये आप पूरे प्रोग्राम में रहेंगे या मैं फिर आपको बाद में कंटिन्यू करूं या अरे, यही? आप मुझे अभी कंटिन्यू कर लीजिए। ओके ओके ओके। नहीं, मुझे ये पहले जानकारी मिल गई थी लखनऊ कि आपको कहीं जाना है। लखनऊ विश्वविद्यालय वेबिनार कर रहा है 2 बजे जी से, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो मुझे जाना। दो सवाल आपसे और हैं। एक तो आप तो बड़े लर्नेड और बड़े हमारे शिक्षाविद भी हैं, आपसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें मिली हैं, मैं जानता हूँ। हमारी एक बड़ी अच्छी परंपरा रही है, कबीर ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो दर्शन दियो बताए। आप ये बताइए, ऑनलाइन क्लासेस में इस परंपरा को आगे रखने के लिए हम कैसे ये परंपरा आगे रखी जा सकती है? जो छोटे बच्चों की, मैं बाद में दूसरे प्रिंसिपल सर से आऊंगा, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस परंपरा को शुरू रखने के लिए आमने सामने होना जरूरी है, वर्चुअली नहीं, फिजिकली आमने सामने होना जरूरी होता है, तो क्या इसमें कोई दिक्कत आ सकती है क्या? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, और जिसकी कमी हर जगह महसूस होती है। जी और डिजिटल जो हमारा सिस्टम है और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जी उसमें वो इम्पैक्ट बच्चों पर नहीं पड़ पाता जो इम्पैक्ट क्लासेज में रूबरू मिलता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी, मैं आपको बता दूं, मैं तो बड़ा आशावादी हूँ। जी ये समस्या बहुत दिन रहनी नहीं है। जी, बिल्कुल, वो तो है ही। आपने देखा होगा कि हमारे अतीत में भी कितनी समस्याएं हुई थी, समस्याएं, बिल्कुल फिर बिल्कुल दोबारा हम उठ खड़े हुए, दोबारा वही सिस्टम लागू हुए, दोबारा सब चीजें वही चली। बिल्कुल। तो ये जो आगामी आने वाला समय है, वो धीरे धीरे हम विनोवर हो जाएंगे, और वो जो क्लासरूम की पढ़ाई है, जी विशेषकर ह्यूमैनिटीज में, जी जी साहित्य में, जी वो बहुत, उसका कोई जवाब नहीं है।
जी तो उसमें आएंगे हम, लेकिन जब तक उस पर नहीं आते हैं तब तक ये प्रयोग भी बहुत बेहतरीन है। ये विकल्प के रूप में इसको। यानी बेहतरीन प्रयोग है। दूसरा मैं बताऊं आपको कि ना कुछ प्राप्त होने से कुछ प्राप्त हो जाए। भाई ज्ञान बिल्कुल तो हमें प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भावनात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमको। जी सर, जी सर। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें भी, डिजिटल में भी मैंने ऐसे टीचर देखे हैं। मैंने उनसे पूछा कितने विद्यार्थी अब क्लासेज में हैं। हमारे केमिस्ट्री में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, केमिस्ट्री के हेड है हमारे यहाँ एक, जी जी उनके विद्यार्थी पढ़ रहे थे तो हमने पूछा कितने विद्यार्थियों ने क्लास अटेंड की आपकी डिजिटल। जी तो उनकी जो संख्या थी जी। उस संख्या से 10% ज्यादा बच्चों ने क्लास अटेंड कर रखी थी। वाह, ये तो बड़ा उत्साहवर्धक है। हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों कर रही हैं आप, कैसा हुआ, कैसा किया आपने। जी जी मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन उन बच्चों से हमने कांटेक्ट किया। जैसे जी और कॉलेज के बच्चे हैं जी जी जो क्लास पढ़ना चाहते हैं और वो उनकी क्लास को अटेंड किया उन्होंने, तो उन जी बच्चों ने हमें बताया जी कि सर हमें तो कंटेंट्स जहाँ अच्छे मिलेंगे, जी। जहाँ हमें ज्ञान अच्छा मिलेगा, हम तो वहाँ क्लास अटेंड करेंगे ऑनलाइन में। बहुत ही सकारात्मक जवाब था। आपने हमें परिस्थिति, आपने मैंने अलाउ कर दिया तो आपको मेहरबानी हुई है। जी जी तो मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है। भावनात्मक जो गुरु शिष्य की परंपरा है जी ये क्लासरूम में रूबरू होकर ज्यादा सार्थक सिद्ध होती है। जी लेकिन साथ में ये भी है कि ये डिजिटल, इस प्रक्रम में हम अपनी बात को ज्यादा अच्छी तरीके से कहते हैं जी तो उसमें सुनने वाले ज्यादा हो जाते हैं। जी जी जैसे मैंने कई जगह एग्जाम्पल देखे हैं कि डीपीएस स्कूल ने जी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई, जी जी लेकिन और जो टाउन और दूसरे सिटी हैं उस सिटी में दूसरे कॉलेज, दूसरे स्कूल्स के बच्चों ने डीपीसी डीएफएस डीपीएस के कोर्सेज को ऑनलाइन सीखा, पढ़ा। जी जी तो ऐसे कई केसेस हैं हर जगह। जी। तो ज्ञान तो ज्ञान होता है भाई, ज्ञान जहाँ मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए आपको, आगे पीछे मिल जाए, तो ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। बिल्कुल तो ये जरूरी है कि ऐसी स्थिति होनी नहीं है, लेकिन इसे नई तरीके से सीख भी लिया लोगों ने, और इस तरह से सीख करके अब वो भावनात्मक रूप से क्लासेस भी शुरू होंगी यहाँ पर। जी जी और हमारी राज्य सरकार और विशेषकर माननीय गवर्नर साहब बहुत ही संवेदनशील हैं इस इशू पर, और जल्दी रिजॉल्व कर रहे हैं सब चीज़ों को। वो रिजॉल्व करके हमें डायरेक्शन देंगे, हम उस पर काम करेंगे उस पर। जी सर, एक सर और निवेदन है आपसे। आपने एक केमिस्ट्री के एचओडी का दृष्टांत अभी दिया है, उदाहरण दिया है। उनका मैं नाम जानना चाहूंगा, क्योंकि सब लोग जाने कि ऐसे जिनकी क्लासेस में इतना उत्साहवर्धक दीजिए। प्रोफेसर रीता मेहरा। प्रोफेसर रीता मेहरा जी, बहुत अच्छी बात है ये सर, और उन्हें हमारी तरफ से भी ये कन्वे कर दीजिए कि मतलब बहुत ही सबको अच्छा लगा, क्योंकि अगर कॉलेजेस लेवल पे जितना एक्सपेक्टेशन है, आशा से ज्यादा अगर बच्चे आ रहे हैं, तो एक सकारात्मक परिवर्तन है ये। ये और भी क्वेश्चन करिए, कोई बात नहीं है, समय है अभी। मैं कुछ टिप्स आपसे जानना चाहूंगा सर। जैसे मैं टिप्स ये जानना चाहूंगा कि आप कोरोना पीरियड में जो ये नया सिनेरियो जो स्कूलों का हुआ है, अब स्कूलें शुरू होने की तरफ हैं। एचआरडी जो डिपार्टमेंट है, जो केंद्रीय एचआरडी डिपार्टमेंट है, वो प्लान कर रहा है इन दिनों, वो वर्कआउट कर रहा है कि स्कूल कैसे खोले जाएं। और स्कूल खुलने के बाद जो है, या कॉलेजेस खुलने के बाद, उनका एक परिदृश्य है, जो वो जो सिनेरियो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। वो पहले जो कॉलेज खुलते थे और स्कूल खुलते थे, तो ये जो सिनेरियो, जो परिदृश्य ये नया जो आएगा, इसमें एजुकेशन, मेन जो शिक्षा है, उस पर कुछ असर पड़ेगा क्या? जो एजुकेशन, मैं एकेडमिक पढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं। जैसे दो बातें हैं इस संदर्भ में, दो बातें मैं रखूंगा केवल। जी पहली बात ये रखूंगा कि जब नए तरीके से बच्चे स्कूल आएंगे तो गार्जियन को भय होगा जी कोरोना के इफेक्ट का। जी और सब बात सही से, बच्चों के मामले में जो गार्जियंस होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जी तो उनको भय तो होगा ही। जी लेकिन दूसरा होता है कि स्कूल का परिवेश, उसका वातावरण, उसका कैंपस, उसमें दी हुई सुविधाएं, टीचर्स का बिहेव, और ये सब चीज भी सामने आती है। जी तो ये तो सब जान गए हैं कि सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए। जी एसएमएस कहते हैं इसको, एसएमएस, जी। सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन। ये अगर तीनों चीजों को ऑप्ट किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे उसी तरह से स्कूल में आते हैं,
जी तो सबसे पहले जो भय का वातावरण थोड़ा होगा गार्जियन में, सोसाइटी में, खुद बच्चों में भी हो सकता है, स्कूल के मैनेजमेंट के सामने भी हो सकता है। जी उस भय के वातावरण को अपने इन सब तरीकों से दूर कर सकते हैं। जी तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन स्कूल ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जब डेट आए तदनुसार ही खोले जाए। जी वो अपने आप इतने सेंसिटिव हैं, उनके वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो सब तरह की रिपोर्ट लेते हैं, जी रिपोर्ट लेने के बाद ही वो अपना डिसीजन देते हैं। जी तो उस डिसीजन के अनुसार ही स्कूल खोले जाए तो फिर ज्यादा समस्या आएगी नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि हम इंडियन हैं, हम बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं, हमें संकल्प शक्ति, बहुत इच्छा शक्ति बहुत बड़ी होती है हम लोगों की। जी जी हम सब लोग विन ओवर हो जाएंगे, लेकिन 1 और 2 मंथ्स हम लोग इस सब समस्या से दूर हो जाएंगे। फिर वही चहकते बच्चे, है ना, कैंपस की रौनक, जी वो सब फिर लौटेगी। गुरु शिष्य की परंपरा के जो अपने भावनात्मक रिलेशंस होते हैं वो भी डेवलप होंगे। जी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन भय का वातावरण जो भी है तब तक हमको सब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आखिर में सर मैं आपसे कुछ ये बताइए, आप कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए अपनी तरफ से कोई सलाह देना चाहेंगे, कोई कुछ टिप्स देना चाहेंगे? अंत में मैं आपसे ये हम तो ये कहेंगे कि देखिए, जो बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा बात मानते हैं टीचर की, जी कम से कम हाई स्कूल तक तो मानते हैं। जी और आपने देखा होगा, अगर कोई टीचर किसी वजह से गलत स्पेलिंग कहीं लिख देती है हल्का सा किसी का, ये और आप पढ़े लिखे गार्जियन उस स्पेलिंग को ठीक कर देंगे, आप कहेंगे बेटा ठीक कर रहा हूँ, तो वाकई बात मानेंगे नहीं। मानेगा नहीं, बिल्कुल। मेरे टीचर ने लिखी मैडम है, ने, टीचर ने करवाया है, बिल्कुल सही मैडम कह ने रहे लिखी है, इसलिए यही बात सही है हैं। जी है ना। तो इतना अनुगमन करते हैं शिक्षकों का, प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में बच्चे, इतना इतना ब्लाइंड अनुगमन होता है, जी ब्लाइंड फॉलोइंग होती है बच्चों। जी जी आप 100 बार कहिए कि तुम्हारे नाखून बढ़ रहे बेटा, ला काट दें, तो आपको बहाना बना देंगे। लेकिन चीटा बेटा देखो नाखून, आकर तुरंत कहेंगे मम्मी मैं नाखून काटो। जी आपने देखा होगा। जी तो सबसे ज्यादा बड़ा आदर्श जो है एक पर्टिकुलर एज तक तो टीचर है। जी टीचर उनको समझा देंगे ठीक से तो उसी तरह की वो बात मानेंगे। जी दूसरे जो पाठशाला है, हमारी गार्जियन होते हैं, माँ बाप की तरह, जी माँ विशेषकर होती है, परिवार होता है। जी हम परिवार में ऐसा सिखाए ना ताकि भय के वातावरण में भी कैसे जिया जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए आप, कि हम लोग जो हैं कोरोना पीरियड में जी रहे हैं, लॉकडाउन खुल गया है, सब जगह हम काम कर रहे हैं, और आपने देखा होगा हमारा विश्वविद्यालय 16 अप्रैल से खुला हुआ है। जी कंटिन्यू 16 अप्रैल से जा रहा हूँ मैं, डिफरेंट तारीख कमेटी की बैठक कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, बोर्ड सील करा दी है मैंने। तो मैंने क्या किया है कि जो एक्सपर्ट नहीं आ पाया तो ऑनलाइन बात कर ली उससे हमने। जी तो होता क्या है कि हमको जीना सीखना चाहिए, इन परिस्थितियों में हमको जीना भी सीखना चाहिए और फेस करना भी सीखना चाहिए, जी और प्रिकॉशन लेना चाहिए। जी जो डॉक्टर सलाह देते हैं, जो वैज्ञानिक सलाह देते हैं, उनको मानना चाहिए हमको। जी तो अगर ये चीजों के साथ एक्सेप्ट हम कर लेंगे तो फिर कोई समस्या हमारे सामने रहेगी नहीं। जी जी दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल हैं, बड़ी बड़ी परिस्थितियों में लोगों ने अपना काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, जो लेह में -10 डिग्री में जो हमारा सिपाही खड़ा हुआ है, बिल्कुल अब हम सोच के क्या, सोच कहाँ जाएगा, कैसे खड़ा रहेगा, क्या होगा, ये खड़ा है ना वो, खड़ा, बिल्कुल बिल्कुल फेस कर रहा है ना वो, बिल्कुल उसे इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, उसमें देश भावना, उसमें खड़ा हो रहा है ना वो। बिल्कुल। तो कोरोना ने हमारे सब सामाजिक सब वर्गों को बहुत प्रभावित किया है। जी जी तो हमको इनकी बीमारी के बारे में फेस करना है, हमको खड़े रहना है, हमको ठीक रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा उद्देश्य ये कहने का, ये सब भावनाएं हमें होनी चाहिए, और हम ये दिखाना चाहते हैं आपदा कितनी बड़ी हो, हिंदुस्तानी डटा रहता है, बिल्कुल, वो तो सही है। उसमें भी रास्ते निकाल लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और देश जो कुछ भी जर्जर हुआ है आर्थिक रूप से, हमारी शैक्षिक दृष्टिकोण से, इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से, वो 1-2 वर्ष में रिकवरी कर लेगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वैसे भी क्या ना, वैक्सीन बन रही है, टेस्ट हो रही है, बिल्कुल विदिन 1-2 मंथ अब आ जाएंगे सब चीजें। बिल्कुल और सर। बड़ी बीमारियां रही हैं, इसमें लोग मरे हैं भाई, बिल्कुल लेकिन सर। आप जरूर पड़े हुए हैं।
तो मेरा कहना यह है कि इन सब बातों को लेकर के आप बिल्कुल सही क्वेश्चन किए हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, फिर नवज्योति को मैं इस बात के लिए साधुवाद दे रहा हूँ। ऐसे सटीक प्रश्न आज आपने किए हैं जो वर्तमान पीरियड में हर गार्जियन चाहता है इसके जवाब। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके साथ साथ चाह रहा है इसके जवाब, साथ साथ में आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। उससे और हमारे जो चौधरी दीनबंधु जी हैं जो इसके संस्थापक हैं, जी जी मेरा उनको नमन कि ऐसा, और आपको विशेषकर इस बात के लिए एप्रिसिएशन कि इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछ करके आपने समाज की बहुत सी क्वेश्चनों को, बहुत से मूक प्रश्नों को आपने सुलझा दिया है। सर, एक सभी अतिथियों को मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा। आज आपने नवज्योति जो 1936 में स्थापित हुआ था, उनके जो संस्थापक थे दुर्गा प्रसाद जी, आज उनकी पुण्यतिथि भी है आज। तो उनके नाम से तो हमारे विभाग है, पूरा एक विभाग है। बिल्कुल विभाग है, उसमें अभी हम वो लगवा रहे हैं, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग रूम रखवा रहे हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत रिकॉर्डिंग और सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और उद्घाटन कराएंगे चौधरी दीनबंधु चौधरी साहब से उसका। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको मैं बहुत तहे दिल आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना ये कीमती समय यहाँ टॉक शो में दिया, और आपकी इन बातों का लाभ पाठक उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं 1 मिनट लूंगा आपके इस प्रोग्राम में श्री प्रमोद राम का साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, हाँ, श्रीमती संगीता आचार्य जुड़ी हुई हैं। जी जी, श्री भानुपंत जी जुड़े हुए हैं जी, मिस कंचन खाड़के जुड़ी हुई हैं जी, अधराज सिंह जुड़े हुए हैं, और इसके डॉक्टर नीरू पाठक जुड़ी हुई हैं जी। तो ये अच्छे स्कूल माने जा रहे हैं। ये टॉप स्कूल है सर अजमेर। तो वैसे हम माना जाता है, हमारी यूपी में कहा करते थे कि अजमेर एजुकेशन में हवे है। जी जी, जैसे हमारा देहरादून को मानते थे। जी जी, और देहरादून और अजमेर के इतने इम्पोर्टेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को आपने जोड़ा है। जी सर, जी। मैं तो आपकी इस डिजाइनिंग को और इस इनोवेटिव स्टेप को क्या कहूँ, बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत। आइडियल है जी, ये प्रिंसिपल्स, आइडियल है सोसाइटी के सामने। बिल्कुल आइडियल है सर, बिल्कुल आइडियल है, आइकॉन है ये प्रतीक है इस बात के। बिल्कुल, जो स्कूलों की क्वालिटी और उसकी सब एजुकेशन, उसके लिए ये लोग जाने जाते हैं। बिल्कुल, इनको सबको जोड़ा है। एक तो मैं सबको गुड विशेष देता हूँ जी, सबको नमस्कार भी करता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग कुछ कहेंगे तो जरूर समाज पे इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य भी यही था। थैंक यू सर। आप जाना चाहेंगे तो आप क्विट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं टॉक शो को आगे बढ़ाते हुए मैं अब जाना चाहूँगा मेयो कॉलेज सीनियर स्कूल के हेडमास्टर श्री प्रमोद जी के पास। और आपसे मुखातिब होते हुए सर, मैं पहला सवाल आपसे यही करूँगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपके यहाँ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत मतलब एडवांस लेवल पे बहुत कुछ हो चुका है। इवन आपकी मैं तो दंग रह गया कि आप स्पोर्ट्स की क्लासेस ले रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत, हम तो सोच नहीं सकते कि ऑनलाइन कोई प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स क्लासेस भी हो सकती हैं। तो ये बताइए और कितना रेलिवेंट है, और आगे आप क्या और एडिशनल करने वाले हैं इसमें सर? अरे वन मोर सर, ये पहला क्वेश्चन जो सभी से पूछा जाएगा, एंड प्लीज 1 मिनट में कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। यस यस। देखिए, ऐसा है कि जो हमारा मेयो कॉलेज एक बोर्डिंग स्कूल है। yes. और बोर्डिंग स्कूल में अध्ययन अध्यापन के अलावा और भी कई तरह की गतिविधियां होती हैं, और उन सभी गतिविधियों को सुबह से लेके और रात तक हमको सम्मिलित करना होता है दैनिक कार्यक्रम में। और उस दैनिक कार्यक्रम के अनुसार आफ्टरनून में हॉबी क्लासेस होती हैं, इवनिंग में गेम्स क्लासेस होती हैं, और इस बाकी मॉर्निंग टाइम पे आपका रेगुलर स्कूल होता है। तो हमने हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनको भी उसी तरह से स्ट्रक्चर किया कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में है जो रेगुलर टीचिंग की क्लासेस होती थी ऑनलाइन के माध्यम से। जो हमने प्लेटफॉर्म यूज किया था वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का प्लेटफॉर्म यूज किया था, उसके थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन उसमें भी हमने कोशिश ये की थी कि जैसे हमारी सामान्य क्लास, जो एक परंपरागत जो क्लास होती है, उसी तरह की क्लास का अनुभव हम देने का प्रयास करें। तो हमने उसको इंटरैक्टिव क्लास बनाया था। तो टीचर्स से हमने इस तरह की ट्रेनिंग दी थी और उनसे इस तरह का नवाचार लाने के लिए कहा था कि भाई आप जब क्लास ले रहे हो तो
तो इट शुड नॉट बी अ मोनोलॉग, वन साइड नहीं होना चाहिए। तो उसमें बीच बीच में टीचर्स ने बच्चों को प्रश्न पूछे और बच्चों ने उन प्रश्नों के जवाब दिए। कई बच्चे होते हैं कि जो एक तरफ से सुनते सुनते बोर हो जाते हैं या उनका ध्यान भटक जाता है, तो उन बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए टीचर्स ने छोटी छोटी एक्टिविटीज उसके अंदर सम्मिलित की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरह से हमने उन क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाया बच्चों के लिए। एक तो ये था। आफ्टरनून में जो हॉबी क्लासेस थी, तो जिसमें जैसे स्पेशली म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग की क्लासेस थी, तो वो भी हमने ऑर्गेनाइज की। कि उसमें एक टीचर ने बच्चों को बताया कि भाई आप किस तरह से एक अपना एक म्यूजिक डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एक संगीत उनको बजा करके सुनाया। बच्चों से कहा कि अब आपके पास में जो भी इंस्ट्रूमेंट घर पे है, आप उस पर इस तरह का अभ्यास करके देखिए। तो बच्चों ने वो अभ्यास किया उसके ऊपर। ऐसे ही स्पोर्ट्स की क्लासेस का, भाई अब एक्चुअली में बच्चा फुटबॉल नहीं खेल सकता है, लेकिन उस फुटबॉल के गेम को इंप्रूव करने के लिए उसको क्या एक्सरसाइजेस करनी है, वो हमने एक्सरसाइजेस करने के लिए उसको बिल्कुल, बताया। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बहुत बच्चा अच्छा था। एक्चुअली क्रिकेट नहीं खेल सकता है, लेकिन अपनी एथलेटिक्स नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन उस फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, टेनिस खेलने के लिए जो एक्सरसाइज उसको करनी चाहिए, वो हमारे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स ने वो एक्सरसाइजेस डेवलप करके छोटे छोटे कैप्सूल में, 2-2, 3-3 मिनट के कैप्सूल में वीडियो के थ्रू बच्चों को भेज दिए और फिर उनसे वो एक्सरसाइज करने को, एक्सेस इस करने तरह को से कहा। हमने। बहुत अच्छा किया सर। मैं आई विल मूव टुवर्ड्स द कंचन मैम। मैम, आपके एमसीजीएस में मैम भी काफ़ी कुछ किया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आप इसकी रेलिवेंसी और स्कूल में जो किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए मैम। हाँ जरूर। तो हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस है वो हम 22 अप्रैल को हमने शुरू किया था जी। और फेज वाइज किया था। तो पहले फेज में हमने छोटे बच्चों को नहीं लिया था, जो क्लासेस 4 to 7 है, और सीनियर स्कूल पर हमने कंसंट्रेट किया था। और हमने बहुत रिसर्च करने के बाद, ट्रायल एंड एरर के बाद गूगल क्लासरूम्स को सिलेक्ट किया था। क्योंकि कोई लोग कह रहे थे जूम लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को आप ट्राई कीजिएगा। तो फाइनली हमने ट्राई करने के बाद हमें लगा कि नहीं, हमारे लिए गूगल क्लासरूम ही सही है। तो ट्रेनिंग हुई टीचर्स की, उसके बाद हमने शुरू किया। हमने एक चीज का बहुत ध्यान रखा जब हम टाइम टेबल कर रहे थे, कि ये जो स्क्रीन टाइम के बारे में बहुत कहा जा रहा था कि बच्चों को बहुत स्क्रीन टाइम आप एक्सपोज मत कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमारे जो क्लासेस थे हमने 3 घंटे से ज्यादा नहीं रखे। ठीक है, वो पहले फेज में हमने वैसे किया। असेसमेंट्स भी हुए, जैसे मिस्टर रावंका कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी क्लासेस बहुत इंटरैक्टिव थे। और हमें बहुत खुशी हुई ऑनलाइन क्लासेस करते हुए। और मैं खुद पढ़ाती हूँ, मैं क्लास 12 को इतिहास पढ़ाती हूँ, तो मैं भी इसमें शामिल थी। तो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था, और एक एक्सपीरियंस जो बहुत हम सबको बहुत ये एक्सपीरियंस ने हमें एम्पावर किया, एक कुछ नया सीखने को मिला हमें। अब हमारे और ऑफ कोर्स असेसमेंट्स हुए, पीटीएम भी हुआ। सेकंड फेज में हमने बच्चों को भी शामिल किया। मींस मैं कहूंगी हमारे जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं और जूनियर स्कूल के, क्लास 4 to 7, और हमने टाइम टेबल भी ऐसे स्ट्रक्चर किया ताकि क्लासेस भी हो, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस हो, और एक्टिविटीज भी हो। तो लगातार एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और सिलेबस, ये साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, तो हमने वैसे स्ट्रक्चर किया हमारे यहाँ। और तो वो सेकंड फेज के जो क्लासेस है अभी खत्म हुए हैं 15 जून को। और उसके बाद हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनिशिएटिव लेकर इंट्रा स्कूल इवेंट्स बहुत किए हैं और कर रहे हैं। और अभी हमारे बच्चे एक वेबिनार होस्ट करने वाले हैं। टीचर्स तो होस्ट कर रहे हैं वेबिनार्स, पर बच्चे भी कर रहे हैं। तो बच्चों में बहुत एनर्जी है, आइडियाज बहुत अच्छे हैं, और एक इच्छा है कि हम भी कुछ इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव कुछ हम करें। तो ये हमारा जो सिंपली मैं बोल रही हूँ, हमारा जो स्ट्रक्चर है हमने ऐसे हमने एग्जीक्यूट किया है। अब आगे के लिए, अब जुलाई से वापस क्लासेस शुरू होंगे, और उसके लिए हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का अगर हमें कोई अपग्रेडेशन करना हो तो क्या करना हो, उस पे स्टडी हो रहा है।
अब ट्रेनिंग तो हमने ली थी अप्रैल महीने में टीचर्स के लिए, अब वो ट्रेनिंग काफी नहीं है, हमें अपने आप को और अपस्केल अपग्रेड करना है, उसके लिए भी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है वापस टीचर्स के लिए। तो बेसिकली हमें ये हम लोग मानते हैं कि अभी भी बहुत बाकी है सीखने के लिए, एंड वी हैव टू कीप गोइंग अहेड, यू नो, हमें वी हैव टू वर्क हार्ड, और वो हमें इम्प्रूव करना है अपने आप को। मैं समझती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस रेलेवेंट है ऐसे माहौल में, ऐसे समय में जब सब कुछ बंद हो गया, एटलीस्ट एजुकेशन जारी रहा, क्लासेस जारी रहे, बच्चों के साथ वो कांटेक्ट रहा, एंड वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक स्कूल जहाँ बच्चे नहीं है वो इतना सुनसान हो जाता है यहाँ पे, यहाँ हमें एकदम अच्छा नहीं लगता है। और स्कूल का जो आई वुड से आइडेंटिटी जो है वो बच्चों से है, और बच्चों को जो हम क्लासेस में देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में देखते हैं, वो खुशी कुछ और ही है। और तो इंटरैक्टिव हुए हैं क्लासेस, हमें खुशी भी मिली है और डेफिनेटली रेलेवेंट है। पर एक प्रॉब्लम जो हर समय जिसके बारे में मैं सोचती रहती हूँ, तो वो है कि अब बच्चों को आदत हो गई है ऑनलाइन क्लासेस की, मींस डिवाइस यूज करने की। बच्चे जब आएंगे फिजिकली स्कूल, जब भी वो हो, जो ये हमारे हाथ में नहीं है कि वो कब खुलेगा फिजिकली स्कूल, जब बच्चे आएंगे, ऑनलाइन क्लासेस तो जारी रहेंगे, पर जब बच्चे आएंगे, अब ये ऑनलाइन, दैट इज डिजिटल लर्निंग वाया लैपटॉप या जो भी बच्चे यूज कर रहे थे, और क्लासरूम टीचिंग, उन दोनों का मिश्रण कैसे होगा, उन दोनों का हम कॉम्प्रोमाइज कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हमें सोचना है। ओके मैम, आपने कई ऐसे सवाल भी बता दिए, का जवाब भी दे दिया जो मेरी लिस्ट में थे, आपने पहले ही उनका जवाब दे दिया। एनीवे, मैं अब मयूर स्कूल के प्रिंसिपल अधिराज सर के पास जाना चाहूँगा। अधिराज सर, आप अपने शब्दों में और अपने एक्सपीरियंस से इसकी रेलिवेंसी बताइए ऑनलाइन क्लासेस की। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही। जी, मैं थोड़ा वो अनम्यूट कर रहा था। जहां तक प्रासंगिकता का सवाल है, तो वाकई जैसे मैम कह चुकी हैं, प्रासंगिक हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो हमको सबसे सही मतलब जो शिक्षण का जो सबसे सही तरीका था वो है कि नहीं, वो समय ही बताएगा। पर जो अभी हमारे पास मजबूरियां हैं, बच्चे नहीं आ सकते हमारे पास, हम बच्चों के पास नहीं जा सकते हैं, तो इस स्थिति में ये ही विकल्प एक बचता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें। और इसीलिए हमने अप्रैल में ये जानबूझ करके ऑनलाइन शुरू नहीं करा, क्योंकि सबसे पहली जो बात आती है वो आपने जो पहले भी वक्ताओं ने बोली है कि शिक्षकों का जो प्रशिक्षण था वो होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप सीधा शिक्षक को नहीं कह सकते अच्छा कल से आप शुरू करिए ऑनलाइन क्लासेस, हम ये कोर्स आपको ये कराना है, इस तरह से कराना है, वो व्यवहारिक नहीं होता, उसमें दिक्कतें आती। तो हमने क्या करा, अप्रैल में हर एक क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का। क्लास टीचर उसकी जो थी एडमिन बन गई, और उसमें जो भी हमें सूचनाएं देनी थी बच्चों को, अभिभावकों को, उसमें दी गई। बहुत से टीचरों ने उसमें अपने वीडियो भी अपलोड करे, उन्होंने अपनी वर्कशीट्स भी उसी पे डाली, और बच्चों को एक तरह से इस प्रक्रिया से बिल्कुल ना अलग कर दें, क्योंकि अप्रैल में हमारा वैसे अगर स्थिति सामान्य होती तो स्कूल चलता, मई के पहले सप्ताह तक चलता, पर वो नहीं हो पाया। तो हमने एक पूरा महीना व्हाट्सएप के जरिए ही उनसे संपर्क बनाए रखा। वो संपर्क बनाना बहुत जरूरी था, संपर्क टूट जाता 2-3 महीने के लिए तो फिर और ज्यादा दिक्कतें आती, बच्चों के शिक्षण से लेके शिक्षक की खुद की मानसिकता को लेके सब चीजों से दिक्कत आती थी। पर हमने ये जारी रखा। फिर हमने 1.5 महीने के लिए छुट्टी कर दी, पूरा मई और आधा जून में जब अनलॉक एक शुरू हुआ, तो हमने जिसमें एक सवाल आपका वो भी है शिक्षक प्रशिक्षण का, हमने छोटे समूहों में हमारे शिक्षकों को स्कूल बुला के उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि गूगल क्लासरूम्स में हमें किस प्रकार से ये जो है कक्षाएं लेनी है, किस प्रकार से अब हमें और ज्यादा सावधानियां बरतनी होगी। बच्चा जब सामने होता है तो बहुत सारी चीजें हम नहीं सोचते हैं, पर अब इस समय आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और 15 जून से हमने ये कक्षाएं शुरू कर दी हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, मेरे स्कूल में अभी अंतर सदन MUN भी चल रहा है, कल शुरू हुआ था सुबह 10 बजे, और ये बच्चे करीब 90 बच्चे इसमें प्रतिभागी हैं।
तो MUN जैसी सह शैक्षणिक गतिविधि भी हम कर रहे हैं और हम अगले आने वाले सप्ताह में पहले 6ठी से 8वीं और फिर 9वीं से 12वीं और फिर प्राइमरी में भी हम अंतर सदन कुछ गतिविधियां जो हो सकती हैं वो कराएंगे, ताकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये ना समझें कि ऑनलाइन का मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अभी भी हमने जो हमारा जो बनाया है, हमारा जो शेड्यूल टाइम टेबल जिसे आप कहेंगे, उसमें हमने शारीरिक शिक्षा, कला और संगीत की कक्षाएं भी जोड़ी हैं, ताकि बच्चे को हमेशा पढ़ पढ़ के, और जैसा मैम ने आपको स्क्रीन टाइम वाली बात बताई थी, वाकई में बच्चों की आंखों के लिए ठीक नहीं है। पहले ही वो इन गैजेट्स में लगे रहते थे, अब और ज्यादा उनको एक तरह से तो आपने वो दे ही दी है मतलब इजाजत कि अब आप को इसी से पढ़ना है, तो बच्चों के मस्तिष्क, बच्चों का की आंखों सब पे जो हम चाहते हैं जो उसका प्रभाव पड़ता है वो कम से कम हो। क्योंकि मजबूरी है इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। और अब कब खुलेगा स्कूल, कब हम बच्चों से मिल पाएंगे, भावनात्मक संबंध तो उसी समय सबसे अच्छा रहता है जब हम किसी से प्रत्यक्ष मिलते हैं। पर जब प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं तो उसका अगला जो आप सोच लें कि विकल्प यही निकलता है कि ऑनलाइन में भी मैं खुद कक्षाएं ले रहा हूँ। 9th मेरे पास एक सेक्शन है अंग्रेजी का, केम्ब्रिज सेक्शन जो है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ मैं जहां तक हो सके हर एक बच्चे से भले एक शब्द ही हो पर एक उनसे सुन लूं, उनकी आवाज भी सुनूं, उनको जो दिक्कत आ रही है उसमें कनेक्टिविटी की, जैसा आप पहले बात कर चुके हैं, कनेक्टिविटी की हो रही है। और ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा अजमेर में ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभिभावकों ने हमसे ये शिकायत करी है। बिल्कुल इलाके हैं अजमेर में जहां पर कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा समस्या है। और उसके लिए हमने एक अभी के लिए विकल्प ये रखा हुआ है कि हम वो रिकॉर्ड करते हैं हर एक क्लास गूगल क्लास, तो उसमें ये विकल्प है, तो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और उन अभिभावकों को हम जो हमें कहते हैं कि हम नहीं, आज की क्लास हमारा बच्चा नहीं आ पाया क्योंकि हमारे साथ कनेक्टिविटी का ये दिक्कत आ गई थी, हम वो रिकॉर्डिंग उसको ईमेल के द्वारा उसको तक पहुंचा देते हैं ताकि बच्चा वो देख सके। अब आप कहेंगे ये बिल्कुल एक तरह से कोई बहुत बढ़िया विकल्प तो नहीं है, पर जो भी हम कर सकते हैं, हम अभिभावकों को जहां तक मदद कर सकते हैं, बच्चों का संपर्क बना रहे और स्कूल से उनका जुड़ाव रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम ये नहीं चाहते हैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई हो, क्योंकि ये समय जो हम जिसमें हम गुजर रहे हैं ये बच्चों के लिए भी काफी तनावपूर्ण है। ये बड़ों के लिए तो है ही, बच्चों के लिए भी तनावपूर्ण है। तो हमें ये देखना है कि बच्चों का तनावपूर्ण स्थिति से किस प्रकार से उबारा जा सके, और जब वापस सामान्य स्थिति होती है तो उन्हें सामान्य पर लाना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी बाद में आने वाले समय। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, आपने अपने व्यूज दिए हैं। अब मैं जाना चाहूंगा रेयान इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल संगीता मैम के पास। मैम, आप अपने व्यूज और अपनी तैयारियां जो आपके यहाँ हो रहा है उसके बारे में बताइए। जी सर, जैसा कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट सारे प्रिंसिपल्स ने कवर कर लिया है, वैसे ही हमने भी अप्रैल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। शुरू के 2-3 दिन हमने एक जनरल इंटरेक्शन रखा था जिसमें कि टीचर अपने, बिकॉज क्या हुआ था कि मार्च के एकदम बाद ही लॉकडाउन हो गया और नई क्लासेस, नया सब कुछ, बच्चे अपनी नई टीचर को नहीं जान रहे थे कि नए आने वाले, अब मेरी नेक्स्ट क्लास में जो मैं प्रमोट हो गया हूँ तो अब मेरा टीचर कौन है, अब मेरा सब्जेक्ट टीचर कौन है। ये क्वेश्चन पेरेंट के दिमाग में भी था कि अब आने वाले टीचर्स कौन है और किन से हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, किन से हमें बात करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग के 2-3 जो दिन थे वो हमने बेसिकली रखे थे कि हम सारे सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर से बच्चों को और पेरेंट्स का एक इंटरेक्शन हो सके, हर टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके कि हाँ हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, हम आपको ये सब्जेक्ट लेने वाले हैं, ये क्लास टीचर है। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, प्लस रायन का सर MCP पोर्टल चलता है, तो पेरेंट और बच्चा और टीचर ना सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू बल्कि हमारा जो MCP पोर्टल है उसके थ्रू भी कनेक्टेड रहा। देन उसके बाद में जब हमने क्लासेस शुरू की, क्लासेस में हमने सिलेबस भी रखा, सिलेबस के साथ में हमने इवनिंग टाइम ऐसा रखा जब एक्टिविटीज हो सके, जिसमें हमने योगा सेशन भी रखा, जिसमें हमने डांस भी रखा, म्यूजिक भी रखा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था, नया लॉकडाउन मतलब बिल्कुल टोटली लॉकडाउन था, तो मेंटल जो हेल्थ थी वो सबकी डिस्टर्ब हो चुकी थी, जो क्लास ले रहा है उसकी भी और जो सुन रहा है उसकी भी और जो मैनेज कर रहा है उसकी भी। तो एक शाम का जो 1 घंटे का टाइम था वो हमने बच्चों के साथ, प्लस कुछ क्लासेस छोटी हमने बच्चे और पेरेंट दोनों के साथ में रखी, ताकि एक टीचर, बच्चा और पेरेंट, ये तीनों जो एक ट्रायंगल है, जब ये आपस में अच्छे से जुड़ा रहेगा तो डेफिनेटली सोसाइटी बहुत स्ट्रांग बनती है। तो उस तरह से हमने कोशिश की कि ना सिर्फ हम बच्चों को जबकि पेरेंट्स को भी हम एंगेज करके रखें।
इनके अलावा हमने जैसे हमारे स्कूल के इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शंस भी हमने ऑनलाइन करवाए। रुका कोई काम नहीं, कोई काम हमने नहीं रुका। जो हमारे शेड्यूल था, जो हमारी एक्टिविटीज प्लान की थी हमने, एज इट इज एक्टिविटीज हमने ली। ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन हो गया तो हम नहीं ले रहे हैं, हमने ऑल्टरनेट ढूंढा। ऑल्टरनेट हमने बड़े बच्चों को हमने ज्यादा इन्वॉल्व किया, लीडरशिप हमने उनको दी कि तुम इस चीज को होस्ट करो। अब उसमें हमारे जो 11th-12th के बच्चे थे वो बहुत एज अ स्पार्किंग डायमंड निकल के आए और उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज की जिसमें उन्होंने जूनियर्स को भी इन्वॉल्व किया। तो ये सारी चीजें चलती रही। बट यस, अभी भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत हम परफेक्ट हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं हुए हैं। हम एक पॉजिटिव नोट के साथ में ट्रेनिंग और एक सकारात्मक सोच जो है वो स्कूल, टीचर, पेरेंट और बच्चा, ये सबको रखनी पड़ेगी। अगर इन कड़ी में से एक कड़ी भी अगर नेगेटिव हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम में ठीक नहीं होगा। सो बाकी जो प्लानिंग है वो जुलाई से जैसे स्कूल खुलना होता है, जैसे क्लासेस होनी होती है, वो क्लासेस हम उसी तरह से डिजाइन कर रहे हैं और शेड्यूल कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नीरू मैम, आई विल कम टुवर्ड्स यू नाउ। आप अपने यहाँ की तैयारियां और अपने व्यूज बताइए इस बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। जी सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो जो भी प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं, देखिए जैसे लॉकडाउन हुआ था तो एग्जामिनेशन अभी मेरे फिनिश ही हुए थे, तभी लॉकडाउन हो गया। 21 मार्च 22 को अनाउंस हो गया था, 23 से क्लासेस लगनी बंद हो गई। उसके बाद में हम लोगों ने अपना पूरा रिजल्ट बनाया। मैं स्टार्ट करूंगी वहां से जहां पर हमने ERP पे डिटेल रिजल्ट दिया है। सब बच्चों को जैसे हम लोग स्कूल में मार्कशीट देते हैं उसी तरीके से हमने अपने वेबसाइट के थ्रू हमने रिजल्ट दिया। और 4 अप्रैल से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। हमने पूरा टाइम टेबल बनाया और वैसे हमारे नर्सरी तो क्लास 12 सभी क्लासेस चल रही हैं। एंड राइट फ्रॉम नर्सरी टू 12 हम लोगों ने पूरा अपना चार्ट बनाया, टाइम टेबल बनाया, कौन से टीचर को क्या क्लासेस लेनी है। और जैसे अधिराज सर और कंचन मैम ने भी बताया कि स्क्रीन टाइम बच्चों को बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमने 2 पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे 11 to 1 हम लोग एकेडमिक क्लासेस लेते थे और इवनिंग 5 to 7 वी यूज्ड टू टेक ओनली एक्टिविटी क्लासेस, जिसमें कराटे, आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, जुम्बा, एरोबिक, सभी तरह के सेशन जो भी हमारी एक्टिविटीज होती। कराटे भी था, कराटे के पंचेस वगैरह सब बच्चे एंजॉय करते। ओके मैम, 4 अप्रैल से हमने शुरू किया एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग वेरी वेरी स्ट्रांग। और अभी हमारे लाइफ स्किल्स PD क्लासेस भी अभी चल रहे हैं, जिसमें डाइट एंड न्यूट्रिशन, टेबल एटिकेट, कॉर्पोरेट एटिकेट, ये सारे एटिकेट सिखाए जा रहे हैं। तो हमारे PD सेशंस भी अभी चल रहे हैं। तो दैट इज आल्सो लाइक वंडरफुल और ये पेरेंट्स भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। आई थिंक यू आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू। अब मैं DWPS के प्रिंसिपल भानुपम सर के पास जाऊंगा। सर, आपके स्कूल में क्या तैयारियां हैं और आपका क्या सोच रहा है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में? सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि इस कोरोना काल के अंदर ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जी इतनी रेलेवेंट हैं जी, इसी को लेके शुरू करना चाहूंगा। बिल्कुल। जैसे कि ड्यूरो मैम बता रही थी कि जब 23 से पूरे नेशन वाइड लॉकडाउन हो गया था तो इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी था। ह्यूमन नेचर है कि हम पहली बार जो हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डिफरेंट सिचुएशन आती है तो हम डिनाइल मोड पे चले जाते हैं। वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। बट डिनाइल से एक्सेप्टेंस में आने से पहले बहुत सारे फेजेस आते हैं विच आई वुड नॉट लाइक टू से, बट हमने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एंड वी सेड कि यस, ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन एक्चुअल क्लासेस विल नॉट बी पॉसिबल, we have to accept कि the only alternative, जो only विकल्प बचता है हमारे पास, वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी। जी, ये जो सर्विस प्रोवाइडर थे तब और आज भी जो हमारे डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं और हमारे जो क्लासेस हैं इंटरैक्टिव बोर्ड्स के साथ जो चल रही हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हमारे पास आए और नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को हमने अडॉप्ट किया, जिसमें ना केवल हमारे पास सारे के सारे स्टूडेंट्स को जोड़ने का एक माध्यम बना, बट हम अपने पेरेंट्स के पास भी पहुंच सके और हम अपने टीचर्स को भी बहुत अच्छी तरह से ट्रेन कर सके कि किस तरह से थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप रिसोर्सेज उसके साथ लिंक कर सकते हैं, किस तरह से आप चीजें दे सकते हैं, लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं। जी। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और सारी ट्रेनिंग हो गई थी
तो 8 अप्रैल से, क्योंकि हमारा स्कूल 1 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला था, बट 8 अप्रैल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी. बिफोर दैट, सो दैट द कम्युनिकेशन डज नॉट ब्रेक, we not only gave a written communication, but we had some sort of videos which we shared with the parents, which I gave the message that what is the situation and how we have to go about it. But जब हमने start किया तो we were very happy and very satisfied कि almost 80 to 85% बच्चे जो थे हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे. ये हमारी तब की क्लासेस हैं जब हमने वर्चुअल ऑनलाइन स्कूल नहीं स्टार्ट किया था, जो मैं अभी आपको बताऊंगा. But these were virtual online classes which happened क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम था उसको हमने फिटनेस फर्स्ट के रूप में चलाया, जिसमें जुम्बा भी हो रहा था, एरोबिक्स भी हो रही थी, और हम लोग जो थे योग भी कर रहे थे, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा था. और जो बेसिक टाइम से वो इस तरह से स्टैगर्ड करे गए, जो कि इट वाज आवर एंटिसिपेशन. इनिशियली देयर माइट बी कि कुछ बच्चे जो हैं, जो सिबलिंग्स हैं, 3 भाई एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, को गजे की कमी नहीं हो, तो हमने जो प्री प्राइमरी की क्लासेस थी, क्योंकि हमारा जो स्कूल है कंचन मैम या प्रमोद शर्मा सर के स्कूल से बहुत अलग है. हमारा ऑलमोस्ट 60% ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 1 में आ जाती है. ये बहुत छोटे बच्चे हैं और इनको बहुत छोटा स्क्रीन टाइम देना था. बट जो एजुकेशन का बेस है कि जब आपके साथ कोई इंटरैक्ट करता है और आपको कुछ सिखाना चाहता है, तो उसमें क्यूरियोसिटी बहुत हाई होनी चाहिए. बच्चा ना केवल मोटिवेटेड हो, बट बच्चा इतना इंस्पायर्ड हो लर्निंग के प्रति कि बच्चा वेट करे कि कब वो लर्निंग स्टार्ट होगी. तो प्री प्राइमरी के बच्चों की क्लासेस हम लोग इवनिंग में लेते थे, और आफ्टरनून टाइम के अंदर हम लोग बाकी बच्चों की क्लासेस लेते थे. अर्ली मॉर्निंग के अंदर हमारी स्पोर्ट्स की क्लासेस चलती थी. और ये वो टाइम था कि जब हम लोगों ने 8 अप्रैल से 15 मई तक ये ऑनलाइन क्लासेस चलाई, तो हम बच्चों का असेसमेंट भी ले पाए, द असेसमेंट ऑफ लर्निंग. बट ये टाइम हमारे लिए भी लर्निंग टाइम था. और 15 मई को हम लोगों ने एक छोटा सा समर ब्रेक दे दिया था. हमने कहा भाई ये बहुत हो गया, अब आप थोड़ा रिलैक्स करिए. उस समय काफी प्रिपरेशन भी हो गई थी. उस समय जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है और जो गूगल सूट है और जो एक्स्ट्रा मार्क्स ने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, और जो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म था नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसके जो फीचर्स हैं इसको एक्सप्लोर करने का हमारे पास बहुत अच्छा मौका मिल गया था. उसके बाद हमने 1 जून से वर्चुअल ऑनलाइन स्कूल को स्टार्ट किया. वर्चुअल ऑनलाइन स्कूल जो था वो डिफरेंट था फ्रॉम वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस. इसमें हमने सारे सेक्शंस को क्लोजली बना लिया था, और जो टीचर्स जो बच्चों से इंटरैक्ट कर रहे थे, एक क्लास में 25 से ज्यादा बच्चे नहीं थे. और जो हमने ऑलरेडी जो सिलेबस हमने कवर किया था उसका रिविजन हुआ, और थ्रू गूगल सूट we were able to assess the children from during the second week of June, और जिसमें बहुत अच्छा हमारा रिस्पांस रहा, स्पेशली फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 9, क्योंकि अभी इसको हमारा 9 तक ही चल रहा था. ऑलमोस्ट 85% बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन असेसमेंट दिए, और उसको हमने पेरेंट्स के साथ शेयर किया, और हमने उसका पहला रिकॉर्ड रखा. अब 6 जुलाई से वर्चुअल ऑनलाइन स्कूल हमारा शुरू करेगा. मैं आपको इसकी क्या प्रिपरेशन हो रही है आपके अगले सवाल के साथ उसको एलैबोरेटली करूंगा. लेकिन इस टाइम भी ये जो प्लेटफॉर्म है, जो कि एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसेबल है, इसको एक्सेप्ट करना है, इसके बिना लर्निंग अभी आगे नहीं बढ़ सकती. तो अभी हमारे स्कूल में कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा हो रहा है, जिसमें योग है, जिसके अंदर हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसमें हमारा डांस एक्टिविटीज हो रही हैं, और जिसके अंदर हमारी म्यूजिक एक्टिविटी हो रही है, जिसमें सिंगिंग भी बच्चे कर रहे हैं, और बच्चे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी हम लोग फेसबुक पेज पे उसको डिस्प्ले करेंगे. तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इतने कम समय में इतनी मेजर एक्टिविटीज हो रही हैं, और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी बढ़ रही है, व्हिच इज कमेंडेबल. थैंक यू. बहुत ही अच्छा सकारात्मक ये इनिशिएटिव है. ये पहला सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त हो रहा है. दूसरे सेशन वैसे आप लोगों ने मेरे कई सवाल जो मैंने तैयार किए थे वो इसी सेशन में पूरे कर दिए हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैज कंप्लीटेड. बट एक बहुत अहम जो चीज़ है, ये तो सभी आप लोगों ने सभी एक इसका पॉजिटिव जो सिनेरियो है, पॉजिटिव जो परिदृश्य है, वो आपने सामने रखा है.
कुछ चीज नेगेटिव भी आ रही हैं इसके साथ। सबसे बड़ी है, 2-3 अभी सर्वे आए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे है, और ब्लूमबर्ग का एक सर्वे है, और इसी तरह चंडीगढ़ की एक संस्था है, उसने अभी लेटेस्ट एक सर्वे दिया है कि साइबर क्राइम का जो रेट है, जो रेशियो है, वो इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कंसर्न किड्स, बच्चों के लेवल पे। ग्राफिकली उन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया है उसको, कि बच्चों में, एडोलेसेंस जो हैं, किशोर अवस्था वाले जो बच्चे हैं, इनमें इस दौरान साइबर क्राइम का जो रेशो है वो बढ़ा है। रेशो का मतलब ये है कि इनको फंसाने के जो वो हैं, जो कई साइट्स हैं, इनको कैसे ग्रैब कर रहे हैं अपने ऊपर, और ये कैसे बचें। तो आप इस बारे में, इट्स अ ओपन, कोई भी आप अपने विचार रख सकते हैं। तो जो जिस तरह के बच्चों को ये खतरा पैदा हो गया है, ये तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके प्रिकॉशन के तौर पे आप लोगों ने क्या कोई स्टेप्स लिए हैं, या क्या आप कुछ कर रहे हैं आगे इसके बारे में? एनीबडी कैन। मैं अगर आप चाहें तो 1 मिनट के लिए अपने कुछ विचार रख दूं इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने एक साइबर सेफ्टी मैनुअल निकाला था। बिल्कुल बिल्कुल निकाला। और वो साइबर सेफ्टी मैनुअल उन्होंने सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को और उनके टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भेजा था जी। तो मेयो कॉलेज ने वो साइबर सेफ्टी मैनुअल सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भेजा जी। और उसको पढ़ने के लिए कहा। इट्स अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 पेजेस। 100 पेजेस। हाँ, लगभग 100 पेजों का एक डॉक्यूमेंट है। और उसमें हमने एक निश्चित समय दिया, उस समय को हम आगे बढ़ाते रहे, और फिर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने एक ऑनलाइन क्विज कंडक्ट की पूरे स्कूल के लिए, पूरे स्कूल के बच्चों के लिए। और वो हमने कंपलसरी किया, एक अनिवार्य बनाया, उसको मैंडेटरी बनाया कि सब। और उसके ऊपर हमने लगभग उस पूरे डॉक्यूमेंट, 90-100 पेज के डॉक्यूमेंट के ऊपर 45 के आसपास लगभग क्वेश्चन बनाए, और वो मैंडेटरी किया कि हर बच्चा उसको जवाब देगा। यहाँ पे हमने इस बात के ऊपर कोई प्राथमिकता नहीं रखी कि वो बच्चा उसको कैसे करेगा, पढ़ के करेगा। इवन हमने कहा कि पेरेंट्स भी अगर बच्चे के साथ बैठना चाहें और वो बच्चे की हेल्प करना चाहें उस ऑनलाइन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, गूगल फॉर्म में जो क्वेश्चंस बनाए थे, तो उससे क्या हुआ है कि पेरेंट्स और बच्चों को बहुत सारी चीजों के बारे में ऐसा था जो साइबर से रिलेटेड, कि कई पेरेंट्स भी उसको नहीं जानते थे, वो भी अवगत नहीं थे। तो उनको भी पता लग गया उस मैनुअल को पढ़ने से, बच्चों को भी पता लग गया उसके बारे में। और अब दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए, स्कूल के टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स तीनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए कि भाई ये हमारे लिए डूज है और ये डोंट्स है, कि ये हमको करने चाहिए, ये हमको नहीं करने चाहिए। फिर उसके ऊपर बेस्ड उसके ऊपर, जैसे वैल्यू एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो हमने वैल्यू एजुकेशन के ऊपर भी एक सीरीज शुरू की हुई है। उसमें हम हर हफ्ते और 10 दिन में पेरेंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि भाई आप अपने बच्चे में किस तरह की वैल्यू सिस्टम को देखना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि उस बच्चे में डेवलप हो। तो उन पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके हमने उसमें ये भी देखा कि कितने पेरेंट्स ने वैल्यू सिस्टम में साइबर ऑफेंसेस को लिस्ट किया है कि नहीं किया है। और ताज्जुब की बात ये होगी, आप सरप्राइज करेंगे कि आज के दिन तक हम लोगों की किसी की लिस्ट में साइबर से रिलेटेड कोई वैल्यू एजुकेशन नहीं है। हम और तरह की वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इस तरह की सब बातें करते हैं। लेकिन साइबर अब्यूज के बारे में हम कोई भी बात नहीं करते। तो नाउ इन आवर वैल्यू एजुकेशन सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर अब्यूज ऑल्सो। So this is the kind of a thing which the CBSE is also doing, and we in the school as Mayo College are doing. थैंक यू सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है और बहुत जरूरी भी है इस समय है ये। मैं भी अपने विचार रखना चाहूंगी जी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी डिवाइसेस के साथ में अभी बच्चे हैं, जो पहले ऐसा नहीं था। जब हमारी क्लासरूम टीचिंग या बच्चे जब स्कूल आ रहे थे एक नॉर्मल सिचुएशन में, तो ऐसा नहीं था। लेकिन अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा जिम्मेदारी टीचर्स की भी बढ़ गई है, ठीक है, टुवर्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रन इन दिस डायरेक्शन, और पेरेंट्स की भी बढ़ गई है। वैसे तो हम बच्चों को बताते हैं कि जो यूसेज है वो लिमिटेड होना चाहिए, और उसी तरीके से पेरेंट्स को भी थोड़ा सा वॉच रखना होगा, थोड़ा सा मॉनिटर करना होगा कि जो बच्चे जो यूसेज कर रहे हैं, जैसे बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस के बाद में भी बहुत देर तक अगर सेल लेकर बैठे हैं या डिवाइस लेकर बैठे हैं, तो वो थोड़ी सी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि क्या वो एक्चुअली में होमवर्क कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं।
तो अभी वैसे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो गया है। जैसे अभी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जैसे हमारी जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उसमें पेरेंट्स भी साथ में होते हैं। कई बार वो ऑफिस में भी देखकर मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कई बार आईडी हमें ऐसा लगता है कि कोई दूसरा आईडी से कर रहे हैं, तो टीचर ने रैंडमली चेक किया कि आईडी स्टूडेंट का है किसी का, तो पेरेंट भी ऑफिस में वो थोड़ा मॉनिटर कर रहे थे कि किस तरीके से बच्चे की एजुकेशन हो रही है। अगर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इसके साथ साथ ये भी मॉनिटर हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल बच्चे का जो प्रेशर है अभी, ठीक है, डिवाइसेस के साथ में वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो है यूसेज अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि अभी मॉनिटरिंग का सबसे मेजर रोल वही अदा कर रहे हैं घर पे। तो मैं ये सभी अभिभावकों से ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा मॉनिटर करें, तो डेफिनेटली ये साइबर क्राइम जैसी नौबत ही नहीं आएगी, और ऑफ कोर्स टीचर्स को एडुकेट कर ही सकते हैं। थैंक यू। कंचन मैम, आपके हाँ, यस प्लीज गो अहेड। सुधीर जी, जब इमीडिएटली ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी और लोग बाग जूम प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थे, और जूम के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है वो इतना फुल प्रूफ नहीं था, तो कई बार जब क्लासेस हो रही थी और कई स्कूलों के अंदर सडनली कोई ऐसी चीज पॉपअप कर जाती थी एज अ रिसोर्स, जो कि दूसरे लोग उसको डाल देते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार फिर जूम ऐप को लोगों ने हटा दिया था, कई स्कूलों ने जूम को यूज करना ही बंद कर दिया था। इवन गवर्नमेंट ने कह दिया था। क्लासेस चलते चलते दिखने लग जाती थी। अब आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल ही मैंने जूम सूट को साइन किया, तो उसमें हमने भी कहा है कि इसको कितनी पावर देनी है, क्योंकि जो रिसोर्सेज और जो हमारे वीडियोस और जो हमारे जो टीचर्स के लेक्चर्स हैं जो यूज होंगे, और जो वर्कशीट्स यूज होंगे, जो असेसमेंट हम देंगे, उसका मिसयूज नहीं हो, बट देन डेफिनेटली उसका एक्सेस होना चाहिए। तो ये बहुत कैलकुलेट करने वाली चीजें हैं। एवरीबॉडी इज इंप्रूविंग वेरी वेरी फास्ट, बट दिस प्रॉब्लम इज वेरी वैलिड एंड वेरी रेलेवेंट, और इसको बहुत मेजरली इसको सॉल्व करना चाहिए। कंचन मैम, मैं आपकी तरफ इसलिए आऊंगा कि आपका स्कूल गर्ल्स स्कूल है, और ऑनलाइन बुलिंग के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इस दौरान इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपके यहाँ कोई ऐसा कोई प्रिकॉशन, कुछ तरह के गाइडलाइंस या कुछ इस तरह के पेरेंट्स को, जैसे अभी मैम ने बताया, नीरू मैम ने, कि बच्चे पेरेंट्स क्या होता है, कई बार क्या होता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बेफिक्र हो जाती हैं, और कि बच्चा दरवाजे बंद करके क्लास ले रहा है, लेकिन क्लास खत्म होने के बावजूद भी कई देर तक वो इन्वॉल्व रहता है। तो इस तरह के आपके स्कूल में इस तरह के कोई स्टेप्स, कोई गाइडलाइंस पेरेंट्स के लिए, या कोई इस तरह के वेबिनार टाइप में कोई पेरेंट्स के लिए कुछ प्लान है आगे? वैसे एक्चुअली हम एक चीज जो बहुत बिलीव करते हैं, और वो है कि हर समय बच्चों के साथ बातें करते रहो और रहना चाहिए। दैट मीन्स ऑनगोइंग, जैसे काउंसलिंग, पर फॉर्मल काउंसलिंग नहीं, पर एक फ्रेंड की तरह, एक मेंटोर की तरह एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है अपने बच्चों में और बच्चों को हम में। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हम चाहते हैं वो डेवलप करें, और हम लोग उसमें हम बहुत कोशिश करते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड वैसे वेबिनार वो नहीं हुआ है, पर हम इन विषयों पर हम बातें जरूर करते हैं। एंड अगर अभी तक भगवान की दया से वैसे अभी कोई केस तो आया नहीं है साइबर बुलिंग की जो केस है, पर एज आई सेड हम लोग बहुत इश्यूज के बारे में बात करते हैं, और उसमें कंप्यूटर और करेक्ट एंड ऑनेस्ट और एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर अपने बच्चों के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वो है एक इनफैक्ट साइबर बुलिंग नहीं, पर एक थोड़ा सा नॉट एक्चुअली रिलेटेड, पर एक चीज जो टीचर्स कभी कभी बोलते हैं कि मैम आप कहते हो कि असेसमेंट लेना चाहिए, पर आप कैसे, ये जो असेसमेंट है आप कैसे कह सकते हो कि ये फुल प्रूफ असेसमेंट होगा कि बच्चे चीट नहीं करेंगे? अब ये वापस वही इश्यू पर आ जाता है कि ओके बच्चे आप उतना कीजिए जो आपको आता है, ट्रस्ट की बात है, क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस साइट पर है, बच्चे क्या कर रहे हैं कंप्यूटर पर हम नहीं देख सकते हैं। सो वी हैव टू डेवलप दैट ट्रस्ट इन द चाइल्ड, एंड वो उस बच्चे को हमारी ट्रस्ट को रिस्पेक्ट करना है।
ऑफ कोर्स एक और चीज है कि असेसमेंट्स भी जो हम देते हैं हमें इतने इंटरेस्टिंग देने चाहिए कि उनके जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है उसको हम टेस्ट कर सकें। तो एक चीज है साइबर क्राइम, अनदर थिंग इज साइबर डिजिटल असेसमेंट्स। ये सब जो है इन पे हमें गौर करना है। जी थैंक यू मैम। और कोई पार्टिसिपेंट इस इश्यू पे कोई बोलना चाहेगा प्लीज? नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। हाँ यस यस प्लीज गो अहेड प्लीज। सर जैसे अभी कंचन मैम ने बोला, बहुत बहुत लाइक मैं कहूंगी 1000% राइट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस टाइम की बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो हम ऐसा नहीं है कि हमने गैजेट पहली बार बच्चों को हाथ में दिया है, बच्चों के पास गैजेट्स हैं। ये टाइम आई थिंक वो टाइम है जब हमें मॉरली बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। 24 घंटे पेरेंट भी मॉनिटरिंग नहीं कर सकता और हम बहुत दूर बैठ करके भी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हर दिन पेरेंट 15 से 20 मिनट का एक फ्रेंडली टॉक जो बच्चों के साथ रखे, कि अगर ऐसा, तो हम ये नहीं बताएंगे कि आपको यहाँ नहीं चलना है। मैं ये चाहती हूँ कि हम एज अ स्कूल, एज अ पेरेंट, हम बच्चे को ये दिखाएं कि ये 2 रास्ते हैं, यहाँ से चलोगे तो यहाँ पहुंचोगे, यहाँ से चलोगे तो यहाँ पहुंचोगे। लेट द चाइल्ड डिसाइड कि हाँ, क्योंकि बच्चों के पास दोनों रास्ते हैं। अगर हम बहुत छुपा के रखेंगे, और जैसे पेरेंट कई बार बहुत लॉक करके रखते हैं, पासवर्ड रखते हैं, तो बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है उसमें जो लॉक किया हुआ है। और जब यहाँ से टीचर बोल रहा होता है कि यू शुड नॉट गो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग और ये वो, तो बच्चे के एक बैकअप माइंड में क्वेश्चन चलता रहता है साइकोलॉजिकली कि ऐसा क्या है जिसके लिए मुझे रोका जा रहा है। और ये सर एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जिस चीज के लिए आपको रोका जाएगा आपकी क्यूरियोसिटी उसके लिए डबल हो जाएगी जानने की। सो व्हाट आई वांट कि एक बहुत अकॉर्डिंग टू एज बहुत स्मूथ जाते हुए पेरेंट और स्कूल दोनों अगर बच्चे को ये चीज सिखाएगा क्या सही है क्या गलत, प्लस मॉनिटरिंग भी रखेगा। ऐसा नहीं कि आपको चेक नहीं रखना है, आपको चेक भी रखना है और सिखाना भी है। तो आई थिंक हम काफी हद तक उससे निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि जब हम सिर्फ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ऐप में ही कुछ ऐसा आता है कि बच्चा ना देख सके, वो बाद में भी देख सकता है। तो हमें सिर्फ एक घंटे या 2 घंटे के लिए बच्चे को सीधा नहीं बनाना है, हमें उसकी लाइफ के लिए उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। तो पेरेंटिंग भी बहुत बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। ओके मैम, थैंक यू। अद्रियाज सर, आपके स्कूल में कुछ इस तरह का स्टेप्स, कुछ प्रिकॉशंस वगैरह या जैसा कि पंत साहब ने बताया था कि जैसे जूम में जो दिक्कतें आई थी शुरू में, तो हम लोगों को काफी मतलब सजेशंस मिले थे जब हम इसमें विचार में थे कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म लें जो सबसे सही रहेगा। इसलिए हमने जान करके जूम की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसमें ये दिक्कत थी। तो ये तो रही बात प्लेटफॉर्म की। अब जहां तक बच्चे के, आप जैसे साइबर बुलिंग की बात करी है आपने, बच्चों के लिए जो मतलब ना देखने योग्य चीजें हैं वो बच्चा वहां जाना चाह रहा है, तो उस सब के लिए जैसे पहले आप सब लोगों ने कुछ न कुछ इसके लिए आगे रखे बातें हैं। पिछले साल हमने कुछ क्लासेस के लिए हमने ये कराया था, एक टॉक शो कराया था, पर वो तो आमने सामने था। अभी वर्चुअली हमने इसका नहीं करा, पर ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है, इसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। और जैसे मेयो कॉलेज ने एक क्विज करा लिया है, एक बहुत अच्छी पहल है कि बच्चे के अभिभावक को, सबको इसकी जानकारी होती है। और आपने जैसा सही बताया, इन ऐसे चीजों में अब बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अब ज्यादा लोग जो घर से काम कर रहे हैं या जो भी, अब ज्यादा लोग समय बिता रहे हैं इंटरनेट पर, इसलिए बुलिंग के भी केसेस बढ़ेंगे। और जो बाकी जो हैं नकारात्मक प्रभाव हैं इसके, वो भी देखने को आएंगे। और शिक्षाविद होने के नाते हमें सब और अभिभावकों के साथ मिलके हमें बच्चों को इन सब से बचाना है, और उसके लिए हमें जो भी कार्रवाई करनी है वो हमें करनी है। और इस मामले में हम जरूर और लोगों से भी बातचीत करके किस प्रकार से हम बच्चों को सक्षम कर सकें, और जैसा मैम कह रही थी कि उनको मजबूत कर सकें मानसिक तौर पर भी, वो सारी बातें बहुत जरूरी हैं। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ऑनलाइन में हम भूल जाते हैं जो एक वो भावनात्मकता जो है, उसकी कमी आने के कारण हम ज्यादा ही इस मशीनी युग में घुस के वो जो इंसानियत होती है, वो उस चीज जो है वो सिखानी बहुत जरूरी है। वो लैग कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अब इस टॉक को यहीं समाप्त करने की तरफ अग्रसर हूं, क्योंकि समय की कुछ पाबंदियां हैं और आप लोगों ने भी इतना इम्पोर्टेंट समय अपना दिया है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि वीसी सर कह रहे थे
कि आप लोग अजमेर के टॉप स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं और वो उन टॉप स्कूलों पे हमें गर्व है। हमें ही नहीं, बाहर भी दूसरे क्षेत्रों, दूसरे प्रदेशों में भी इन स्कूलों पे गर्व है। आप आइकॉन हैं, आप बहुत आइडल प्रिंसिपल हैं हमारे अजमेर के, और आपके स्कूलों में जो इनोवेशन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस का नहीं, दूसरी चीज़ों का भी है, वो वाकई अनुकरणीय है। लोग बाग देखते हैं, सुनते हैं और गर्व महसूस करते हैं। आपके इसी काम के संदर्भ में मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है। बाज मीन्स यू ऑल स्कूल्स, यू ऑल स्कूल्स। अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, कुछ परिंदों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो हमने फ़कत पर्वतों को लांघा है, अभी तो एक आसमान बाकी है। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल गेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं तहे दिल आपका आभार व्यक्त करता हूं, और ये चाहता हूं कि आगे भी आप इस तरह के जो हम कार्यक्रम आयोजित करें उसमें आने का जरूर कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच अगेन।